2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। मध्य प्रदेश के सियासी रण में दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह के नाम की चर्चा इस वक्त जोरों पर है। कांग्रेस पार्टी ने जयवर्धन सिंह को राघोपुर से उम्मीदवार बनाया है। जयवर्धन से खास बातचीत इंडिया न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज मनु की तरफ से की गई। क्या कहा गया जयवर्धन की तरफ से, सुनिए। इस वक्त मौजूद हूं मैं गुना के रावगढ़ में, रावगढ़ पैलेस में, जो कि ये महल है, दिग्विजय सिंह जी का घर है और एक खास पहचान है। अगर आप रावगढ़ को दिग्विजय सिंह जी के नाम से और दिग्विजय सिंह जी को रावगढ़ के नाम से जाने तो गलत नहीं है। गुना की खास पहचान, लेकिन गुना में भारतीय राजनीति का उभरता हुआ चेहरा, युवा चेहरा, जो मध्य प्रदेश का भविष्य भी हो सकता है, भविष्य है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं पूरे इलाके को घूम रहा हूं, युवाओं की नब्ज को टटोलने की कोशिश कर रहा हूं और वो मैंने महसूस किया है। और वो चेहरा कोई और नहीं, वो चेहरा है जयवर्धन सिंह, जो पूर्व मंत्री हैं और एक बार फिर से विधानसभा चुनाव लड़ने रावगढ़ से हमारे साथ मौजूद हैं। जयवर्धन जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। धन्यवाद सर। एक बार फिर से चुनाव आ गए। 2018 का चुनाव हमने देखा, बीच में एक सुनामी कहें, एक तूफान कहें, और उस तूफान ने कांग्रेस को बिखेर दिया। अब फिर से एक मौका आया 2023 में नया सृजन करने का। कैसे देखें इस चुनाव? सर, जो 2020 में हुआ था वो तूफान या सुनामी नहीं, वो तो एक धोखा था। अच्छा। लेकिन चलो, जो हुआ सो हुआ। इस बार तो आम चुनाव है। इस बार तो कोई उपचुनाव तो है नहीं कि भाजपा प्रशासन के पीछे छुप के चुनाव लड़ेगी। इस बार तो 230 सीटों पे उनको ही संघर्ष करना पड़ेगा। और मैंने हमेशा माना है लोकतंत्र में जनता राजा होती है। 2020 में जो हुआ था उसके द्वारा जनता का मत का अपमान किया गया था और इस बार जनता ही भाजपा से बदला लेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार जनता पूरा आशीर्वाद कमलनाथ जी को देगी, कांग्रेस को देगी। जो हमें 15 महीने मिले थे उसमें कमलनाथ जी और कांग्रेस ने उनकी नीयत दिखाई थी। हमारी नीयत थी किसान कर्ज माफी की, हमारी नीयत थी कि जो भाजपा के द्वारा महंगाई की मार आम आदमी पर पड़ रही है उससे जनता को थोड़ा राहत देने की। हमारी नीयत थी कि गौ माताओं के लिए गौशालाएं बने पूरे मध्य प्रदेश में। हमारी नीयत, हमारी सोच थी कि जनता को न्यूनतम दर पे बिजली के बिल मिले, नए उद्योग स्थापित हो मध्य प्रदेश में। लेकिन वही काम पे रुकावट हो गई पिछले 3 साल में। और आज हम देख रहे हैं जनता चाह रही है कि एक बार कमलनाथ जी को पूरे 5 साल का मौका मिलना चाहिए है। और इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है जनता इस बार ऐसा परिणाम मध्य प्रदेश में देगी कि जो भाजपा की आने वाली पीढ़ियां हैं वो कभी सपना नहीं देखेंगी ऐसे सौदेबाजी करने की बात, कभी सपना नहीं देखेंगे। लेकिन इस सौदेबाजी में कोई और नहीं, आप जिनकी हमेशा तारीफ करते रहे हैं, आप जिनको हमेशा मानते रहे हैं, वो नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में चले गए, उनके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा किया तो क्या ठीक किया? ऐसा करना चाहिए था? सिंधिया जी कांग्रेस में बहुत वरिष्ठ नेता रहे, अनेकों बार केंद्रीय मंत्री रहे, अनेकों बार सांसद रहे। हम सब उनका बहुत सम्मान करते थे और हम सबको उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा कदम उठाएंगे। जैसा मैंने कहा, जो हुआ 2020 में वो सीधा जनता का अपमान था। अब वो भाजपा में आ गए हैं, उनका भविष्य भाजपा के हाथों में है। अब हम क्या कह सकते हैं? मतलब उन्होंने जो कर दिया, हाँ। उन्होंने जो कर दिया वो कर दिया। आगे बढ़ा जाए। एक चीज मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है उनका प्रभाव चंबल संभाग में ज्यादा था, 34 सीटों में। वहां पर एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है। उस वैक्यूम को भरने के लिए मैं ये भी देख रहा हूं कि आप चंबल संभाग में ज्यादा एक्टिव हैं। आप गुना में, अशोकनगर में, ग्वालियर में, मुरैना में, भिंड में यात्राएं कर रहे हैं और युवा जोश के तौर पर आपको देख रहे हैं। क्या ये कोई स्ट्रेटेजी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की खाली जगह को भरने के लिए जयवर्धन सिंह आगे? मेरे अनुसार सर, राजनीति में कभी एक व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं होती। कांग्रेस के पास ग्वालियर चंबल में अनेकों दिग्गज नेता हैं। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी इसी संभाग के हैं। हमारे पास लखन सिंह यादव जी हैं, रामनिवास रावत जी हैं, अशोक सिंह जी हैं। हमारे दोनों महापौर आप देखें तो ग्वालियर में सतीश सिकरवार जी भी वहाँ पे एक बड़ा नाम है, प्रवीण पाठक जी है। मुरैना में भी हमारे महापौर बनी है
शारदा सोलंकी जी, इस तरफ भी शिवपुरी में आप देखें तो अपने केपी सिंह जी हैं, अपने गोपाल सिंह चौहान जी हैं, वीरेंद्र रघुवंशी जी भी एक बड़ा नाम है जो कांग्रेस में आए हैं। बड़ा नाम तो है, लेकिन आपने टिकट नहीं दिया ना मैं उनको। उस पर भी आऊंगा। यादवेंद्र सिंह जी भी अभी जो खड़े हुए हैं मुकाबले से, वो भी एक बड़ा नाम है। तो कहने का मतलब हमारे पास अनेक नेता हैं जो कद्दावर है, जिनके पास एक बड़ा कद है। जहां तक बात वीरेंद्र रघुवंशी जी की है, उनको जरूर आश्वासन दिया गया था कि उनको टिकट दिया जाएगा, लेकिन जैसे ही वहाँ खबर आई कि यशोधरा राजे जी चुनाव नहीं लड़ रही हैं और खबर थी सिंधिया जी शायद मैदान में आ रहे हैं शिवपुरी से। अब ये मेरा तो निर्णय नहीं था, मैं तो कोई कमेटी में हूँ भी नहीं, लेकिन जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है शायद उनको लगा कि इसमें क्योंकि केपी सिंह जी 6 बार के विधायक है, पूर्व मंत्री है, उनको वहां से खड़ा किया जाए। तो इसलिए वो जो मुझे जानकारी मिली है ये इसलिए निर्णय लिया गया। लेकिन जो हुआ वो गलत हुआ वीरेंद्र सिंह जी के प्रति, और उनको कहीं ना कहीं कांग्रेस को विशेष आश्वासन देना चाहिए है कि उनको आगे पर्याप्त सम्मान दिया जाएगा। क्योंकि कांग्रेस पे ये आरोप लगते रहे कि अभी तक तो वो किसानों के साथ वादा खिलाफी करती रही है, लोगों के साथ वादा खिलाफी कर रही। आपने तो जो भाजपा के उम्मीदवार हैं उनके साथ ही वादा खिलाफी कर दी, क्योंकि उनको टिकट देना था, नहीं दिया। देखिए, कांग्रेस ने कभी भी वादा खिलाफी नहीं की किसानों के साथ। हमने कर्ज माफी की थी। मैंने स्वयं विपक्ष के रूप में सदन में प्रश्न पूछा था कर्ज माफी के संबंध में, और माननीय कमल पटेल जी कृषि मंत्री जी ने मुझे उत्तर दिया कि 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ। ये तो पटल पर रखा हुआ है, अधिकृत है। उसके चक्कर में डांट तो नहीं पड़ गई थी कमल पटेल जी को? शायद बड़ी थी, और उसके बाद से जब से वो प्रश्न पूछा गया तो उत्तर नहीं दे पाई भाजपा विधानसभा के अंदर। और हमारा तो आज भी कमिटमेंट है सर कि जिस दिन सरकार बनेगी जो शेष कर्ज माफी रह गई थी उसको हम पूरा करेंगे। इसके साथ साथ इस बार कांग्रेस ने यह भी तय किया है कि अगर हम देखें तो भाजपा के राज में किसान को अपनी मेहनत का और फसल का सही दाम नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए कांग्रेस ने तय किया है, सरकार जैसी हमारी बनेगी और जब मार्च अप्रैल में गेहूं खरीदी होगी तो हम करेंगे गेहूं खरीदी 2600 रुपए प्रति क्विंटल पे, धान खरीदी 2500 रुपए क्विंटल पे होगी, जिससे कि किसानों को थोड़ा लाभ मिलेगा, उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। मैं पुनः उस बात पे आऊँगा, जो हुआ वीरेंद्र सिंह जी के साथ वो गलत हुआ, और मुझे पता है कि चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे रणदीप सुरजेवाला जी हो, सबको इस बात का खेद भी है कि उनको टिकट हम नहीं दे पाए, लेकिन उनका पूरा सम्मान रहेगा। वो एक बड़े नेता हैं, उनका एक बड़ा कद है, और कहीं ना कहीं मुझे भी इस बात का अफसोस है कि उनको टिकट नहीं मिल पाया, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस उनको न्याय देगी। ये जो नई बयानबाजी सुन रहा हूँ, कपड़ा फाड़ राजनीति, हमने देखा कि पहले कमलनाथ जी ने कह दिया कि साहब देखिए वीरेंद्र रघुवंशी समर्थकों को ये मेरा काम नहीं है, ये आप जाइए और दिग्विजय सिंह जी और जेवी के कपड़े फाड़िए। उसके बाद फिर दिग्विजय सिंह जी का साहब बी फॉर्म कौन देता है? बी फॉर्म तो आप ही देते हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो बीजेपी चटखारे ले रही है, ये कपड़ा फाड़ राजनीति जो कांग्रेस में हो रही है, इसको हम कैसे देखें? दोनों की बहुत गहरी मित्रता है, कमलनाथ जी का दिग्विजय सिंह जी की। ये कोई समझ नहीं पा रहा ना? कोई समझ पाता, सिवाय उन दोनों को एक और कोई नहीं समझ सकता। बस उन दोनों को ही पता है कि उनके क्या संबंध है, बाकी सब भ्रमित होते रहते हैं। नहीं तो खेल कौन खेल रहा है? क्या कमलनाथ जी खेल खेल रहे हैं या दिग्विजय सिंह? दोनों सबके साथ खेल खेल रहे हैं। तो सबके साथ मिलके खेल रहे हैं। लेकिन उसमें बात ये है कि वो जो उनने स्टेटमेंट और जो बयान दिया था वो तो एक व्यंग टाइप का है। लेकिन मैंने तो हमेशा कहा है कि चाहे कांग्रेस के लिए हो चाहे कमलनाथ जी के लिए हो, कपड़े अनेकों बार फट जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पार्टी मजबूत होनी चाहिए। पार्टी मजबूत होनी चाहिए। जब साहब एक खास सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, ये राजनीति में आने का फैसला आपने क्यों किया और कैसे किया? क्योंकि माशाल्लाह बड़ा आकर्षण है आपके अंदर, आपकी आंखें बहुत अच्छी हैं, आपका जो है आप बॉलीवुड में भी जा सकते हैं या कोई दूसरा कोई चुन सकते हैं। राजनीति में क्यों आना हुआ, या कोई शौक आपको रहा? सर मैंने तो हमेशा माना है कि व्यक्ति का चित्र नहीं चरित्र जरूरी अच्छा होना चाहिए है, और मैं तो बचपन से देख रहा था इस प्रकार से। जब मैं तो बहुत छोटा था जब मेरे पिता मुख्यमंत्री बने थे, मैं तो 7 साल का था, तो उस समय से मैंने देखा कि वो लगातार इतना संघर्ष है इस जीवन में, और बचपन में मुझे कभी इंटरेस्ट था भी नहीं राजनीति में। तो जब मैं नौकरी कर रहा था बॉम्बे में, तो उस समय काफ़ी मीडिया जो चालू हुआ था 24/7, तब धीरे धीरे मुझे स्वयं एक रुचि लगी राजनीति के प्रति। और जब मैंने मेरे फादर को कहा कि भाई मेरी भी इच्छा है इस फील्ड में आने की, आपकी मदद करने की, तो उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये बहुत थैंकलेस जॉब है, इसमें बहुत संघर्ष है,
और तुम कभी इसमें, ये कुंवर साहब जा रहे हैं? ये मेरे भतीजा है। अच्छा, ये भतीजा जी, तो उन्होंने कहा कि इसमें कुछ भी चीज़ स्थायी नहीं होती है और सबसे पहले आपका परिवार अपेक्षित होता है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे वाकई में इच्छा है रावगढ़ वापस लौटने की। कहा कि घर तो वही है हमारा, रावगढ़ ही है और मुझे वही रहकर काम करना है, जनता के लिए सेवा करनी है। तो उन्होंने कहा पहले फिर आप आके जनता के बीच घूमो, गांव में रहो, गांव में रुको, पद यात्राएं करो और अगर तुम ये कर पाओगे तो फिर मैं देखूंगा आगे। तो फिर मैंने जो उन्होंने मुझे चैलेंज दिया मैंने उसको अपनाया। मैं जनता के बीच रहा, मैंने गांव-गांव दौरे किए 2010, 11, 12 में और फिर 13 में टिकट मिला मुझे उस समय। और अभी पिछले 10 साल में मैंने पूरा प्रयास किया है कि पूरे समर्पण के साथ और पूरी निष्ठा के साथ जनता के बीच हाजिर होकर उनकी सेवा करने का। आपने तो बहुत कई साल बाद ये सोचा, मतलब 7 साल के जब आप थे तो दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उसके बाद फिर आपने टीवी देखा काफी। मैं देख रहा हूँ कि कुंवर साहब तो बहुत छोटे हैं और उसके बाद वो स्टार कैंपेनर बने हुए आपकी चुनावी सभा में। ये स्टाइल कहाँ से आया? उसको तो बिल्कुल दूर रखना है राजनीति से अभी। वो तो एक सामाजिक कार्यक्रम में मैं गया था, हमारे कायस्थ समाज का प्रोग्राम था और मैं तो उसको क्या है, बस हमने कहा वहाँ एक पुराना प्राचीन मंदिर भी है तो उसको बस वहाँ ढुकाने ले गए थे। मैं तो कहीं और चला गया था। उसके बाद फिर मैंने देखा उसका वो व्हाट्सएप पे वीडियो आ गया कि वो तो भाषण दे रहा है। मैंने कहा ये क्या हो गया? तो थोड़ा मैंने भी उसको कहा उसके बाद कि भाई अभी तुम्हारी उम्र पढ़ाई की है, अभी तुम 7 साल के ही हो, लेकिन उसको रुचि है जनता के बीच रहने की। सामाजिक कार्यक्रमों में तो कभी कभार उसको भेज देते हैं जब बच्चे भी रहते हैं साथ में। लेकिन जहाँ तक सवाल मेरा भी है, मेरे भी माता और पिता ने हमेशा मुझे कहा था कि सबसे पहले पढ़ाई पूरी करो, उसके बाद राजनीति के बारे में सोचना। और मैं ये सलाह मेरे बेटे को भी दूंगा कि अभी तो पूरी पढ़ाई करो, अच्छी डिग्री पाओ, उसके बाद फिर जो उसको फैसला करना है वो करेगा। एक सवाल पर हम वापस आते हैं, वापस इसलिए आते हैं क्योंकि हमने देखा, आपने कहा कि दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं और दोनों सबके साथ खेल रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि जन आक्रोश यात्राएं निकली, उसमें दिग्विजय सिंह जी का चेहरा गायब था। लेकिन जमीन पर रहकर मध्य प्रदेश में संगठन को मजबूत अभी से नहीं, 5-6 महीने से लगातार दिग्विजय सिंह जी कर रहे हैं। सारे कार्यकर्ताओं को जोड़ने की कोशिश वो कर रहे हैं और चेहरे के तौर पर कमलनाथ जी मौजूद हैं। जब संगठन को जोड़ रहे हैं, सरकार को जोड़ रहे हैं, टूटे और रूठे लोगों को मनाने का काम वो कर रहे हैं, तो दिग्विजय सिंह जी का चेहरा क्यों नहीं जन आक्रोश पोस्टर में? ये तो मुझे याद है जब प्रेस वार्ता हुई थी जन आक्रोश यात्रा की, तो यही प्रश्न पूछा गया था सुरजेवाला जी से भी। तो उन्होंने स्वयं कहा कि इसका तो पूरी प्लानिंग दिग्विजय सिंह जी और उन्होंने बैठ के की थी कमलनाथ जी के साथ। उन्होंने कहा उनका ही निर्णय था दिग्विजय सिंह जी का कि उनका उसमें चेहरा नहीं होना चाहिए। अब वो स्वयं 10 साल सीएम रह चुके हैं, इतने बड़े सारी टोपी दिग्विजय सिंह जी के ऊपर खुद ही डाल देते हैं कमलनाथ जी, ये सिस्टम समझ में नहीं आता। वही तो मैं कह रहा हूँ, दोनों के जो संबंध है बड़े अद्भुत संबंध है। संबंध है। एक सवाल और है, इसमें मैं संपादकीय विश्लेषण भी करूंगा कि मैंने देखा है कि युवाओं के प्रति आपके प्रति युवाओं का आकर्षण क्या है मध्य प्रदेश में। कांग्रेस में एक चार्मिंग फेस के तौर पर आ रहा है, लेकिन स्टार कैंपेनर की सूची जारी होती है, उसमें नकुल नाथ का नाम तो होता है लेकिन जयवर्धन का नाम नहीं होता, क्यों? तो नकुल नाथ जी हमारे एकमात्र सांसद हैं पूरे मध्य प्रदेश में, स्वाभाविक है उनका तो नाम होना ही चाहिए, क्योंकि आखिर जिस चुनाव में बाकी 28 सीटों पर कोई विजय नहीं हो पाया था, लेकिन एक पर नकुल नाथ जी ने विजय प्राप्त की थी, तो उनका तो विशेष उस पर नाम होना चाहिए है, क्योंकि उन्होंने इतने कठिन चुनाव में वो जीत के आए, उन्होंने खुद को साबित किया है। लेकिन जहां जाते हैं वहां सैलाब तो मैं देखता हूँ युवाओं का आपके साथ। साहब क्योंकि वो तो उनके साथ भी सबके साथ रहता है। मैं बहुत सारे और भी हमारे स्टार कैंपेनर है, युवा है जो अच्छी मेहनत। मुझे ये कहने में गुरेज नहीं है, कैमरा सामने है, पूरा देश देख रहा है, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ठीक है आप दिग्विजय सिंह जी के बेटे हैं, लेकिन आपने अपनी जमीन बनाई है और आप जिस तरीके से मध्य प्रदेश में दौरा कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि आकर्षण और जोश और युवाओं का जो भीड़ है आपके प्रति वो क्या है, बावजूद इसके बाद स्टार कैंपेनर नहीं? सर उसमें कोई नहीं, ऐसा तो नहीं आप ज्योतिरादित्य सिंधिया की जगह ले लो? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो हमेशा माना कि खुद की लाइन आगे बढ़ाओ, मेहनत करो, कभी किसी और को डिस्टर्ब मत करो, और मेरा तो ये सोच है कि सकारात्मक काम हो। आज की जो युवा पीढ़ी है उनके अनेकों सपने हैं और हर नेता की जिम्मेदारी और दायित्व होना चाहिए है कि युवाओं के सपनों को साकार हम कैसे कर सकते हैं, मध्य प्रदेश में रोजगार के लिए और बेहतर व्यवस्था कैसे कर सकते हैं, शिक्षा का स्तर कैसे बेहतर कर सकते हैं। आज जो स्थिति मध्य प्रदेश की है हम सब देख रहे हैं क्या स्थिति हो चुकी है।
4 साल से नर्सिंग छात्रों को आज दिन तक उनका प्रमोशन ही नहीं हो पाया है। जिन बच्चों ने 4 साल पहले एडमिशन लिया था फर्स्ट ईयर में, आज भी फर्स्ट ईयर में ही है ऑफिशियली, मतलब एक बच्चे को प्रमोशन नहीं मिल पाया। ये मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ बड़ा संकट है। एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि चंबल की हम बात कर रहे हैं, जातिगत जनगणना का जिक्र कांग्रेस कर रही है। विकास एक तरफ और दूसरी तरफ जाति भारतीय राजनीति की सच्चाई है, आप इसे नकार नहीं सकते। और तब जब आप जातिगत जनगणना कराने की बात करते हैं, जिसकी जितनी आबादी उसको उतना आरक्षण, आने वाले समय में देश के लिए, प्रदेश के लिए क्या ये फायदेमंद होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत द्वंद्व वर्ग समुदाय में हो जाए? हमको जातिगत आरक्षण और जाति के विषय पे चर्चा करनी चाहिए हिस्टोरिक रूप से, इतिहास को समझना चाहिए है। उसमें कुछ समाज ऐसे थे जो पहले से थोड़े पिछड़ गए थे, जिनको पहले मौका नहीं मिला था, अवसर नहीं मिला था। और यही सोच आरक्षण का था कि जो ऐसे पिछड़े हुए वर्ग हैं, जो ऐसे वर्ग हैं जिनको सरकारी पद नहीं मिला हो, जिनकी आर्थिक जो लोग सक्षम नहीं है आर्थिक रूप से, उनको मौका मिलना चाहिए है पढ़ाई में, रोजगार में, सरकारी नौकरियों में। उस सोच के साथ आरक्षण दिया गया था। अब ये बात सही है कि आज के दिन कुछ लोग जो सामान्य वर्ग से भी हैं, जो मजबूत नहीं है आर्थिक रूप से, वो भी अपना हक मांग रहे हैं और उनके लिए भी ईडब्ल्यूएस की उसमें व्यवस्था दी गई है। तो वो भी एक वैलिड पॉइंट है कि भाई कुछ लोग जो चाहे जनरल वर्ग से हो, लेकिन जिनके पास जमीन जायदाद ना हो, उनको भी कहीं ना कहीं उनका भी संरक्षण होना चाहिए है। लेकिन जो बात जाति की जनगणना की है, वो इसलिए जरूरी है क्योंकि आज आखिर हमें जानकारी तो रहे कि भाई अगर हम कास्ट वाइज या फिर अलग अलग कैटेगरीज में हम आरक्षण दे रहे हैं तो किसको हक मिल रहा है, किसको नहीं हक मिल रहा है। क्योंकि अगर हम पेशा वर्ग की बात करें तो उसमें 100 से अधिक कास्ट आती हैं। अब क्या उन जो 100 अलग अलग कास्ट हैं सबको लाभ मिल रहा है? अगर नहीं तो किस किस को नहीं मिल रहा है? तो इन सब चीजों के लिए इन सब चीजों के लिए थोड़ा और माइक्रो लेवल पे प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। आखिर आज का जो जमाना है वो आधुनिक जमाना हो गया है, डेटा का आ गया है, टेक्नोलॉजी का आ गया है। और अगर हमारे पास डेटा पर ही सरकार संकोच कर रही है एकत्रित करने के लिए, तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। इसीलिए कांग्रेस की सोच है, इंडिया गठबंधन की सोच है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ताकि कम से कम हमको जानकारी तो मिले कि अगर हम आदिवासियों की भी बात कर रहे हैं तो आदिवासी में भी जो अलग अलग हमारे समाज आते हैं, बेगा है, भूरिया है, तमाम, हाँ, भील है, बिलाला है, बारेला है, पटेलिया है, सहरिया है, तो अपने गौड़ आदिवासी हैं। तो इन सब की कितनी कितनी संख्या है, कहाँ कहाँ पे वो बसे हैं, किन किन को कितना लाभ मिल चुका है, किन को नहीं मिला है, उस पे भी हमको थोड़ा विचार करना चाहिए। मध्य प्रदेश का चुनाव है, आप चुनाव भी लड़ रहे हैं, जनता के बीच में है, लेकिन यकीन मानिए, मेरा ये मानना है कि ये मध्य प्रदेश का भविष्य है और आने वाले समय में ये उपस्थिति जरूर देंगे। आपने हमसे बातचीत की, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। फिलहाल कैमरामैन सुधीर के साथ मैं मनोज बनू।